हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्ज़ाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये जो लेक्चर थर्ड है योगा का, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अष्टांग योग के बारे में और वहाँ पे अष्टांग योग को अच्छे से समझा था। आज का जो लेक्चर होने जा रहा है वो है षटकर्म के बारे में। और बता दें, ये वीडियो जो है, ये लेक्चर जो है, उन सभी जो बीपीएससी टीआरई 4.0 या STET 2025 की प्रिपरेशन करने वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और सत्कर्म से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग इसको पढ़ते हैं। सत्कर्म, आपको बता दें, सत्कर्म को पहले हम लोग समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सत्कर्म, इसको हम लोग समझेंगे। इसको समझने से पहले आपको बता दें, मानव शरीर एक मशीन की भांति है। जिस तरह मशीन को हम लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम जो है साफ सफाई करते हैं, उसकी जो है सर्विसिंग करते हैं, ठीक उसी प्रकार मानव शरीर रूपी मशीन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए उसकी आंतरिक और बाह्य सफाई की आवश्यकता होती है। ये सभी हम लोग जानते हैं। बाह्य सफाई तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक सफाई करना कुछ कठिन होता है। वास्तव में शरीर की आंतरिक सफाई का कार्य शुद्धि क्रियाओं के द्वारा ही भली भांति किया जा सकता है। शुद्धि क्रिया को सत्कर्म कहा जाता है। ये दिमाग में आप सभी बिठा लीजिए, शुद्धि क्रिया को ही क्या कहा जाता है, सत्कर्म कहा जाता है। ये सत्कर्म जो है, ये 6 टाइप्स के सत्कर्म हैं जिसको यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है तो नेति, सेकंड नंबर क्या है धोती, थर्ड नंबर क्या है बस्ती, उसके बाद फोर्थ नौली, त्राटक और कपालभाति। और एक एक को जो है हम लोग अच्छे तरीका से यहाँ पर समझते चलेंगे। पहला नंबर है नेति। और बता दें, नेति निम्न प्रकार के होते हैं। ये नीति कितने प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के, प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जल नेति, दूसरा है सूत नेति, तीसरा है घृत नेति या दुग्ध नेति। ये 3 प्रकार के नेति हैं। इसमें से जो पहला नंबर का नेति है वो है जल नेति। और जल नेति की बात करें, नाक के आंतरिक क्षेत्रों की, है कि नहीं, साफ करने के लिए जल नेति किया जाता है, क्रिया किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इस फिगर को समझिए। ये जो है जल नेति की प्रक्रिया जो है यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। तो इस जल नेति को कैसे किया जाता है इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए क्यों किया जाता है, पहले इसको समझते हैं। हमारे शरीर में व्यर्थ के पदार्थ बनते रहते हैं और समानतः इनकी उत्सर्जन जो है ना होता भी रहता है। लेकिन जब ये पदार्थ किसी जगह जमा हो जाती है तो उस स्थान पर अनेक रोग जन्म देता है। नासिक के आंतरिक भाग में भी व्यर्थ पदार्थ जमा होता है। नाक के आंतरिक क्षेत्रों को साफ करने के लिए ये क्रिया जो है प्रायः किया जाता है। करने की विधि की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, तो आधा लीटर गुनगुना पानी और आधा चम्मच साधारण नमक ले लेंगे। जल नेति के लोटे में गुनगुना पानी भर लें और उसमें लगभग आधा चम्मच साधारण नमक मिला लें। फिर जल नेति वाले लोटे को नलिका को उस नथुने में डालें। ये देख रहे हैं, ये नलिका को उस नथुने में डालें जिसमें श्वास अंदर व बाहर आसानी से निकल रही हो। उसके बाद गर्दन को थोड़ा विपरीत दिशा में झुका लें। गर्दन को थोड़ा विपरीत दिशा में इस प्रकार से आप झुका सकते हैं, झुका लें। पानी नासिका के दूसरे नथुने से बाहर आने लगेगा तो क्या करेंगे, श्वास को जो है मुंह से लेना प्रारंभ कर देंगे। ऐसा तब तक करते रहना है जब तक लोटे का पानी पूरा समाप्त नहीं हो जाता है ना। और आपको बता दें, इसमें जो है क्या क्या इसका बेनिफिट होता है। तो नाक के आंतरिक भागों में व्यर्थ पदार्थ जो बाहर निकल जाते हैं तथा साइनस जो होता है ना, ये भी साफ हो जाता है। श्वसन प्रक्रिया जो है इसमें प्रायः ठीक से चलने लगती है। ज्ञानेंद्रियों में पूर्ण क्षमता से कार्य करने लगती है। जुकाम, खांसी, नजला, साइनटिस आदि रोग भी इसमें क्या होती है, दूर होती है। ये सारे इसके बेनिफिट हैं। अब अगला है सूत्र नेति। नासिका छिद्र के अंदर जमा हुआ श्लेष्मा, कफ व अन्य व्यर्थ के पदार्थ आदि पूरी तरह साफ हो जाते हैं। सूत्र नेति में क्या हो जाता है, श्लेष्मा, कफ व अन्य व्यर्थ के पदार्थ जो होते हैं ना वो पूरी तरह साफ हो जाते हैं। अब ये कैसे किया जाता है इसको समझते हैं, है ना। तो सूत्र नेति को क्या करें, तो ये देखिए यहाँ पे सूत्र नेति को पानी में भली भांति डुबाकर उसे मुलायम कर लें। सूत्र नेति के एक सिरे को चाप की तरह बना लें। सूत्र नेति को इसी भाग को दोनों हाथ से पकड़कर उसे नासिका छिद्र में डालने का प्रयत्न करें जिस नाक से जो है ना श्वास चल रही हो। नासिका छिद्र में नेति को धीरे धीरे तब तक आगे बढ़ाएं जब तक उसके सिरे जीभ के ऊपर भाग पर आभास न होने लगे। प्रारंभ में ऐसा करना आपको जटिल लगेगा, छींक भी आ सकता है।
फिर माध्यमा तर्जनी उंगली से उस सिरा को बाहर पकड़कर धीरे धीरे मुंह से बाहर खींचें, है ना। फिर दोनों सिरे को अलग अलग हाथों से पकड़कर आगे पीछे उसको घुमाना है। आगे इधर से एक बार खींचना है, एक बार इधर से खींचना है, आगे पीछे। इसे क्या करना है, खींचें। कई बार नेति को आगे पीछे करने के बाद मुंह की ओर आने वाले नेति के सिरे को धीरे धीरे पकड़कर बाहर खींचे। और आपको बता दें, ये जो जब धीरे धीरे आप खींचेंगे ये मुंह वाले नेति को, तो नासिका का मल बाहर आ जाएगा। उसके बाद सूत नेति को गुनगुने पानी में धो करके उसे साफ कर लें। इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं, तो इसमें नासिका छिद्र के अंदर जमा हुआ श्लेष्मा, कफ, अन्य व्यर्थ पदार्थ जो है पूरी तरह साफ हो जाता है। और नाक की बढ़ी हुई अस्थि, किसी को नाक में जो है बढ़ी हुई अस्थियां होती है वो भी सामान्य हो जाता है। सूंघने की शक्ति में वृद्धि होता है। और ये भी कहा जाता है कि जुकाम, नजला, खांसी आदि में सूत नेति का प्रयोग क्या होता है, लाभदायक होता है। अब नेक्स्ट जो है घृत नेति या दुग्ध नेति। ये जो घृत नेति या दुग्ध नेति जो होता है, सेम उसी तरह जिस तरह से आपने जल नेति किया है ना, सेम इसी तरह इसमें घृत या दूध को भर लेंगे और इसी तरह से इसको हम लोग करते हैं। जिस नाक से जो है श्वास चल रही है उस नासिका छिद्र से उसको हम डालेंगे और दूसरे से उसको हम बाहर निकालेंगे। और आपको बता दें, इसकी जो बेनिफिट आपको देखने को मिलेगी, नेत्रों की ज्योति में वृद्धि हो जाती है, मस्तिष्क पुष्ट तथा तरोताजा फ्रेशनेस आपको फील होता है इस नीति को करने में, है ना। तो ये धोती जो है आमाशय को साफ एवं स्वच्छ रखने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे धोती क्रिया कहते हैं। धोती शब्द का उद्भव संस्कृत के धौत धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है धोना। यहां से क्वेश्चन एसटीईटी में या टीआरई 4 पॉइंट में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये कितने बार पूछा भी गया है। धोती शब्द का उद्भव संस्कृत के किस धातु से हुआ है, तो धौत धातु से हुआ है। और धोती क्रिया जो है ये किस में काम आता है, तो आमाशय को साफ एवं स्वच्छ रखने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे धोती क्रिया कहते हैं। इसको दिमाग में हम लोगों को बिठा लेना है। इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हमें होते हैं, तो आमाशय व भोजन नली साफ हो जाती है, सभी व्यर्थ के पदार्थ बाहर आ जाते हैं, शरीर फुर्तीला हो जाता है, व्यक्ति हल्कापन महसूस करता है, उच्च अम्लीय अतिरिक्त कफ नियंत्रित होता है ना। तो ये सब सारे इसके जो हैं फायदे हैं। हृदय रोग, गैस का विकार, कफ विकार, पित्त विकार, कब्ज का, है ना, दम्मा का जिसको प्रॉब्लम है, पीलिया, चर्म रोग व आदि में भी लाभ होता है। मोटापे को भी कुछ सीमा तक इसे हम नियंत्रण कर सकते हैं। ये धोती क्रिया इतने महत्वपूर्ण है। और प्रायः हम लोग जो अभी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब सत्कर्म करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं खा रहे हैं। हमारा जो फूड है वो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट नंबर जो है बस्ती। इस बस्ती को हम लोग समझेंगे। बस्ती में जो क्या होता है, आंतों की सफाई करके मल द्वारा, रेक्टम के द्वारा, मल द्वार जो है रेक्टम के द्वारा शरीर के व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया बस्ती कहा जाता है। और इस बस्ती के जो लाभ होते हैं, आपकी जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है ना, वो साफ व स्वच्छ हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपके जो बड़ी आंत है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं बड़ी, आपसे पूछ देगा कौन से सत्कर्म से जो है बड़ी आंत की अंतिम भाग या रेक्टम को साफ किया जाता है, तो बड़ी आंत का अंतिम भाग क्या हो जाता है, साफ एवं स्वच्छ हो जाता है। बड़ी आंत का अंतिम भाग जो है वो साफ एवं स्वच्छ हो जाता है और कब्ज दूर हो जाता है, मन प्रसन्नचित रहता है, शरीर भी हल्कापन महसूस करता है। इसके बाद है नौली क्रिया। सत्कर्म के अंतर्गत नौली क्रिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह क्रिया आंतों की शुद्धि के लिए एक अच्छी क्रिया होती है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये डायग्राम, ये जो है नौली क्रिया का डायग्राम प्रायः।
और ये क्रिया जो है प्रायः आप रामदेव बाबा को करते हुए देखे होंगे, खड़े होकर के जो है पेट के अंदर जिसको मूवमेंट किया जाता है। और ये जो है सतकर्म के अंतर्गत नौली क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है और ये क्रिया के द्वारा आंत को शुद्ध करने की अच्छी क्रिया होती है। इसमें बता दें आपको कि इस क्रिया से कफ, वात, पित्त के दोष से छुटकारा मिलता है, उदर के रोग से छुटकारा मिलता है, जठराग्नि बढ़ जाती है, कब्ज दूर होता है, मासिक धर्म जिसका अनबैलेंस है ना, उससे संबंधित रोग जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, भूख में पहले की अपेक्षा वृद्धि होती है, ये सारी चीज़ होती है। यकृति, प्लीहा, गुर्दे व गल ब्लेडर के कुछ विकारों को दूर करता है, हर्निया, अपेंडिसाइटिस से बचाव करता है। इतने बेनिफिट इसके हैं। इसके बाद है त्राटक। ये जो त्राटक है, देखिए त्राटक किसी वस्तु या लक्ष्य पर दृष्टि को स्थिर रखना त्राटक कहलाती है। देखिए इसको जो है पद्मासन या सुखासन में बैठ जाना है और स्टूल पर, जैसे कि ये हाथ पे है इस डायग्राम में, कि स्टूल पे इसको रखेंगे, हाथ पे नहीं रखेंगे। देसी घी से जलते हुए दीपक को रखें, फिर दीपक की लौ पर बिना पल के झपकाएं, अपने सामर्थ्य के अनुसार तब तक देखते रहें जब तक थक न जाएं, और आंखों से आपके पानी आने लगे तब तक उसको देखना है। और जब आप थक जाते हैं, आंखों से पानी आने लगता है, तो उंगलियों से हल्का हल्का स्पर्श करके फिर उसके बाद इस क्रिया को करें। और इसका जो बेनिफिट होगा, आंखों की दृष्टि में जो है वृद्धि होती है, संकल्प विकास अच्छा होता है, अभ्यास शक्ति का विकास होता है, निद्रा और आलस्य दूर भाग जाती है। ये सारे इसके बेनिफिट हैं। जिसका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ पाता है वो भी होता है अच्छा, पढ़ने वक्त जो है दिमाग इधर उधर हो रहा हो तो वो भी इस क्रिया से सही हो जाता है। 6 नंबर जो है वो है कपालभाति। कपालभाति जो है इसको समझेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कपालभाति शब्द का अर्थ क्या होता है? कपाल का अर्थ होता है सिर या खोपड़ी, भाति का अर्थ होता है धोखनी की तरह श्वास बाहर निकालना। कपालभाति एक श्वसन संबंधी व्यायाम है। इसमें क्या करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बैठ जाएंगे, है ना, ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं और इस पेट को अंदर की ओर पुश करेंगे, अंदर की ओर पुश करेंगे और सांस को बाहर निकालेंगे, धोखनी करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये मस्तिष्क को उत्तेजित करता है, नस नाड़ियों को बहुत अच्छा प्रभाव करता है, इससे श्वास नली तथा नासिका की गुहा साफ हो जाती है। यह क्रिया ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिन्हें कोई मानसिक बीमारी हो। आपको बता दें अब इसको कैसे करेंगे। दोनों नासिक छिद्रों में श्वास अंदर भरें, तुरंत वेग के साथ श्वास को बाहर निकालेंगे, श्वास को पूरे झटके से बाहर निकालेंगे ताकि फेफड़े के अंदर से अधिक वायु बाहर निकले। इस क्रिया में रेचक यानी श्वास को बाहर निकालना विशेष रूप से बल दिया जाता है। ऐसे करते समय पेट अंदर की ओर खींचना है ताकि वायु का अधिकतम मात्रा जो है बाहर निकल जाए। प्रारंभ में इसे धीरे धीरे करना है, लेकिन बाद में इसे तीव्रता से करते रहना है। इसे लगातार 15 से 20 बार करना चाहिए। कपालभाति के बहुत सारे लाभ हैं। इसमें नासिका व साइनस साफ हो जाता है, इससे मस्तिष्क उत्तेजित हो जाता है, नस नाड़ियों में आराम मिलता है, श्वास नली साफ हो जाता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाता है, रक्त प्रवाह भी वृद्धि होती है। इसे करने से पूर्णतः ताजगी, स्फूर्ति का महसूस होता है। तो यहाँ पे जो है सत्कर्म को हम लोगों ने अच्छे तरीका से समझा। सत्कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? नेति, धोती, बस्ती, त्राटक, नौलिक और कपालभाति, ये 6 प्रकार हैं। इसके सारे के जो है बारे में हम लोगों ने जाना। एग्जाम से 1 या 2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे प्राणायाम के प्रकार। अब बहुत ही अच्छा वीडियो है और प्राणायाम से क्वेश्चन तो आपको देखने को योगा अगर है, योगा में अगर एग्जाम आप देंगे, फिजिकल एजुकेशन के अभ्यर्थी हैं, तो प्राणायाम से क्वेश्चन 1 या 2 उससे ज़्यादा भी देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्राणायाम के बारे में और उसके प्रकार के बारे में, उसके लाभ के बारे में, उसके विधि के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स ज़रूर करें, लिखें, ताकि हमें इससे मोटिवेट मिलता है और भी इसी तरह के जो है लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर लास्ट में जब हमारा सिलेबस ये योगा का मतलब चैप्टर खत्म होगा, इसके PYQ का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और ऐसे MCQ का प्रैक्टिस करेंगे जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।